थोड़ी कड़वी बात है, माफ़ करिएगा, लेकिन बोलना ज़रूरी है। दिल की भड़ास है, मन ने ये चीज़ महसूस करी है, अनुभव है, तो इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ और मुझे बोलना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि अब लग रहा है ना कि अगर नहीं बोला तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मेरे से। बहुत बड़ा एक ग्लानि वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मुझे किसी भूतपूर्व मित्र ने कह दिया था कि आप कुछ बन जाइए, फिर कुछ लिखिए, बोलिए, लेकिन अब लगता है कि क्या ऐसा बन जाऊँ? मतलब किस अहम में मैं जी रहा हूँ और किस अहम की मैं पूर्ति करना चाहता हूँ कि मैं कुछ बन जाऊँ, कोई पद प्राप्त कर लूँ, फिर मैं शुरू करूँ। मुझे लगता है कि एक एक अच्छा इंसान, एक ईमानदार सच्चा इंसान अगर हो, वो अपनी बात रख रहा है तो उसको लोग सुनेंगे। मैं नहीं जानता कि पद प्राप्त करने के बाद ही लोग सुनते हैं, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। काफ़ी लोगों को मैंने नोटिस करा है कि बहुत बड़े पद पे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके फॉलोअर्स दिखावटी होते हैं, लोग उसको चाटुकार उससे जुड़ते हैं, लेकिन इतनी लोग उसको तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो बात में दम नहीं होता। ये जो बात है ना, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो ये है कि हम अपने अपने धर्म में, मान लीजिए मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, किसी कारणवश मेरी दीक्षा हिंदू धर्म में बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, यज्ञोपवीत संस्कार हो या जितने भी संस्कार होते हैं सनातन धर्म में, वो नहीं हो पा रहा हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन सब से वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में गुरु अभाव है, शहर गुरु अभाव है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र। पहले हर घर में एक गुरु हुआ करते थे, कोई ऋषि मुनि साधु संत हुआ करते जो आपके घर में आते थे, आपको दीक्षा संस्कार देते थे, आपके दुख सुख को समझते थे, जानते थे आपको उसके बारे में, उसको पार पाने में मदद करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल मेंटोर्स हो गए हैं, आजकल कंटेंट क्रिएटर्स आपके गुरु बन चुके हैं, या फिर आइडियल जिसे कहते हैं कि कुछ पत्रकार कह सकते हैं, किसी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, किसी के लिए बॉलीवुड या गैंग हो सकती है, या सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट पे कुछ गुरु भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरु भी हैं, या कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक आध्यात्मिकता का अभाव नज़र आता है, स्पिरिचुअलिज्म का अभाव नज़र आता है, जो उनके मन को, लोगों के मन को शांत करे, उनको तसल्ली दे, उनको तृप्ति करे कि भाई बस बहुत हो गया यार, अब ज़्यादा नहीं चाहिए, ये फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल भौतिकतावादी चीज़ों को नहीं चाहिए। बस हम ये जानना चाहते हैं कि यार लाइफ का मोटो क्या है, हम क्यों आए हैं, किस कारण से हमने अपना जन्म लिया है, क्या हम करना चाहते हैं। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मुझसे टकरा रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। तुला राशि वाले, मैंने काफ़ी दिनों पहले कुछ कुंडलियाँ देखनी शुरू करी थी। तुला राशि वाले, कर्क राशि वाले, वृषभ लगन वाले, सिंह राशि वाले, मोस्टली अग्नि तत्व या वायु तत्व वाले, या फिर जनवरी बॉर्न वाले, क्योंकि मैं खुद जनवरी बॉर्न वाला हूँ, तो वो वाले भी लोग काफ़ी नज़र आ रहे हैं। उनसे मैं बातचीत करता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। संतोष नज़र नहीं आ रहा है, शांति नज़र नहीं आ रही है, तृप्ति नज़र नहीं आ रही है। फिज़िकल बहुत कुछ अचीव कर लिया उन्होंने, पैसा धन संपत्ति काफ़ी कर लिया है, लेकिन एक जो शांति होती है ना, मन की शांति, वो अचीव नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं हम शास्त्र सम्मत जीवन जो जीना चाहिए, जीवन शैली हमारी होनी चाहिए, वो नहीं है। और हमारे पास कोई ऐसी किताब पुस्तिका हमारे शिक्षा संस्थानों में शायद नहीं पढ़ाई जाती है, हमें तो नहीं पढ़ाई गई। गीता महाभारत बहुत अच्छे से, शास्त्र की समझ हमें नहीं है इतनी, उपनिषद वेद हमारे क्लासरूम स्कूलों में कॉलेजों में नहीं बताई गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की समझ कंपलसरी होनी चाहिए, फिर इसका एक सारांश में कुछ होना चाहिए कि आप उसको पढ़ करके किससे कैसे बात करनी है, किस तमीज़ से बात करनी है, अपने पद का गुरु अहम, ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। शहरों में जीवन ना, लाइफस्टाइल बहुत ही अहम भाव से ग्रसित, दम्भ प्रदर्शित करने वाला हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लिख करके बहुत हाई जॉब प्रोफाइल अचीव कर लेता है, देखा गया है कि उसके जो भूतपूर्व मित्र होते हैं उससे डिस्कनेक्शन करना शुरू कर देता है, उसको या तो भाव नहीं देता है, उसके रिप्लाईज़ नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता है। ये एक हद तक सही भी है, क्योंकि आप बराबर में नहीं रहते हैं, लेकिन फ़र्क तब आता है, असर तब होता है जब उसकी को ज़रूरत होती है तो वो वापस उसे रिवर्ट करता है। तो एक दिखावेबाजी काफ़ी ज़िंदगी चल रही है शहरों में, शोबाजी काफ़ी चल रही है। धर्म कर्म पुण्य करने के लिए वो व्यक्ति मंदिर ज़रूर जाता है, दूर दूर मंदिर जाता है, बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाता है, पूजा पाठ कर्मकांड में पैसे खर्च करता है, लेकिन जो अपने नज़दीकी लोग हैं जिनको वास्तव में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है, उसकी मदद में वो हाथ नहीं बटाना चाहता, क्योंकि उसको ये भ्रम हो जाता है कि अगर मैंने इसकी मदद करी तो ये हमसे आगे बढ़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मैंने काफ़ी सारे ऐसे रिश्तेदारों को देखा है, मेरे मित्र मंडली के रिश्तेदारों में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिनको शिक्षा का अभाव था, जिनके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और उनकी प्रोफाइल, उनके स्टेटस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कहीं भी एक सहयोग नज़र नहीं आता था कि भाई आप इनकी शिक्षा दीक्षा कराओ, हम आपको मदद करते हैं। तो जो एक कुनबे की जो एक होती थी ना, मर्यादा और एकता, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती जा रही है। अपने ही कुनबे में ये हो गया है
कि मेरा बच्चा श्रेष्ठ आए और हमारे पद में हम सबसे आगे जाएँ, और उसके उस अहम को लेकर के मैं खुश होते हुए समाज में मुँह छुपे बिताव देते हुए बोलूँ कि मेरा बेटा ये बन गया, मेरा बेटा वो बन गया। ऐसा क्यों भाई? किस कारण से ये दम रखना चाहते हो? क्या क्या है ऐसा अचीव कर लिया उस व्यक्ति ने जो आप लोगों को कंपेयर कर रहे हो? बंदर का काम है पेड़ पे चढ़ना, शेर का काम है जंगल को शिकार करना, मोर का काम है नाचना। हर किसी की अपनी वैल्यू है, हर किसी की अपनी ज़रूरत, हर किसी की अपनी हरकत, हर किसी की अपनी प्रकृति है। आपका बच्चा अगर उस चीज़ में अचीव कर पा रहा है क्योंकि उसकी योग्यता ही उस चीज़ में है, उसकी एक्सपर्टीज़ ही उस चीज़ में है, वो डीएनए ही लेकर के ऐसा आया है कि वो चीज़ कर लेगा। अगर कोई दूसरा नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है, तो उसका डीएनए कुछ और होगा, आप उसको कंपेयर क्यों करते हो? और क्या मतलब बनता है उसको कंपेयर करने का? मेरी समझ से परे है, और मैं ये चीज़ मार्केट में देख रहा हूँ, समाज में देख पा रहा हूँ कि कंपैरिज़न बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न चल रहा है, देखा-देखी भी काफ़ी चल रहा है कि वो ये कर रहा है, तू भी ये कर ले, इसमें बहुत पैसा है। लाइफ को लोग सिक्योर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर लो, आईएएस निकाल लो, यूपीएससी निकालो। कई लोग लालची परिवार ऐसे भी देखे गए हैं। ये लाइव मैंने सुना है कि जिसकी जॉब अच्छी हो जाती है, उसको रिश्ते अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं, उसकी बोली लगती है, दहेज अच्छा मिल सकता है उसको। ऐसा भी मार्केट में चल रहा है। सो ये गलत है, कुल मिलाकर के बिल्कुल गलत है, बहुत ही गलत है। लाइफ का मोटो ये नहीं है सिर्फ़ कि रील्स बनाना, कर्मकांड तक सीमित रखना, दिखावेबाजी करना, मंदिर गए, रील्स बनाई, वीडियो डाल दिया। उसके आगे तक भी हमें पहुंचना चाहिए, आगे मूल तत्व में भी जाना चाहिए। हम पेड़ नहीं लगा पा रहे, क्यों नहीं लगा पा रहे? सिस्टम क्यों नहीं है? सरकार से सवाल नहीं करते? कुछ सवाल करिए आप। आप देश के नागरिक हैं, आप अपने-अपने विधायक, सांसद, जो भी नेता हैं, नेत्री हैं आपके क्षेत्र के, उनसे सवाल करिए, आरटीआई डालना शुरू करिए। ये पता करिए कि कितना पैसा आवंटित हुआ है आपके क्षेत्र में समाज के लिए, विकास के लिए, योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम एक किराएदार की भूमिका में जी रहे हैं। एक गेस्ट की तरह हमारे देश में हमारा जीवन हो चुका है। हम कुछ सवाल ही नहीं करते आजकल, हम कुछ पूछते ही नहीं हैं, और इसी बात का कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग बेहिसाब राइट्स करके, जंग लड़ के, प्रोटेस्ट करके जो है अपने हिसाब से कानून पारित करवाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जो देश में नागरिक हैं ना, जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि यार किस तरह की लाइफ़स्टाइल हमारी हो रही है यार। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मैं न्यूज़ सुनता हूँ आजकल, बहुत बेहयापना चल रहा है न्यूज़ वाले के अंदर। एक पत्रकारिता की गरिमा मर्यादा जो होती है वो भी ख़त्म होती जा रही है। आंधी तूफान आ रहा है तो स्टूडियो में जो छतरी उड़ रही है मैडमों की। एक ऐसा चैनल है, रिपब्लिक भारत है शायद वो चैनल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी अदालत का शो बनाते हैं, लेकिन सवाल उसके पहले से प्री डिफाइंड हो जाते हैं कि क्या सवाल हम पूछने वाले हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कलाकार, जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं। लोग अपनी गरिमा ऐसे ख़राब कर रहे हैं, इतना बेहूदे तरीके से ख़राब कर रहे हैं कि क्या ही कहना। कुछ लोग ऐसे हैं जो राम जी की मूवी बना रहे हैं, गंदी गंदी मूवी जिसका कोई औचित्य नहीं रामायण से। और कुछ लोगों ने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया सिर्फ इसलिए कि उनके घर की रोटी चलते रहे, दाल रोटी चलते रहे। एक देशभक्ति क्या होती है, एक पात्रता क्या होती है, गरिमा क्या होती है, वो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स की मुझे कमी नज़र आ रही है पर्सनली। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी काफ़ी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और टेलीविज़न पे भी। वो आपको भ्रमित करना चाहते हैं, आपको ऐसे माहौल में डालना चाहते हैं जहाँ पे आपको वही सोचने को मिले जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, फिर जैसा वो चाहते हैं कि आप जैसा सोचो। तो एक न्यूट्रल एस्पेक्ट नहीं है समाज में कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है देश की, कहाँ पे खामियाँ हैं, कहाँ पे कमियाँ हैं। लोग इतने इतने पत्थर दिल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मौतें हो रही है, कोई गलत हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि इतना यूज़ टू करा दिया है मीडिया वालों ने कि लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, आज हुआ है इसके साथ कोई बात नहीं। लेकिन जब वही चीज़ अपने साथ होती है तो फिर हमारी जीवन चेंज हो जाती है कि भाई क्या हो गया। अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ, सेक्टर 22 वाला गाँव से, वहाँ पे ई-रिक्शा ने उतारा मेरे को। वहीं पे मैंने एक क्राइम देखा कि एक 3-4 लोग गुंडे टाइप के जो बदरपुर वगैरह का काम करते हैं, राजकीय कॉलेज के सामने, वो एक ऑटो वाले को मार रहे हैं थप्पड़ और पैसे भी छीन लिए उससे। सुनने में आया कि वो भी शायद पिया हुआ था, तो शायद उसी का फ़ायदा उठा लिया। फिर इस चीज़ की रिपोर्ट के लिए मैं उसका साथ दे करके चौकी में रिपोर्ट कराने, दर्ज कराने गई, तो एक बंदा आता है, वो पुलिस वाले को रिक्वेस्ट करता है, सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, प्लीज़ मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। बेचारे का फ़ोन चोरी हो गया और वो रिक्वेस्ट कर रहा है। पुलिस का धर्म होना चाहिए कि भाई उसको शर्म आनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र में कोई चीज़ चोरी हो गई है, लेकिन
अजीब हैं हालात कि व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। ये एक न्यूट्रल एस्पेक्ट है, पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। भारतीय समाज जो है ना, अभी कुछ ऐसी चीज़ों में बढ़ चुका है, आपिया, भाजपा, कांग्रेसी, दलित, सेकुलर, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, न्यूट्रल एस्पेक्ट कोई बताना नहीं चाहता कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरह की राजनीति चल रही है। मैं देखिए एक चीज़ बोलूँगा, बेशक मैं सनातनी हूँ और हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस तरह से आदिपुरुष की मूवी बनाई गई है ना, हम बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं अपने परिवार के बारे में और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में। और हम मतलब सभी हिंदू से मैं बात कर रहा हूँ, सभी उनकी, हम सेफ़ रहना चाहते हैं, सिक्योर जोन में रहना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि घर बैठे बैठे जो है हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ ले, पैसे भी ना ले और लड़ाई भी लड़ ले, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ करना भी नहीं है। शायद ये हमारी गलती भी है और शायद नहीं भी, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हमारे एंसेस्टर्स ने या हमारे प्रशासन ने, समाज ने, सरकार ने सोचा नहीं कि हमारे अंदर वो गुस्सा डालना चाहिए कि देश, दुनिया, धर्म के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा हो तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हालांकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाया है, लेकिन मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँगा एक वर्ग का, एक पंथ समूह का, जिनको हम कहते हैं इस्लाम धर्म के काफ़ी मान्य अनुयायी होते हैं वो। अगर आपने उनके आराध्य देव के बारे में कुछ बोल दिया तो मजाल है कि वो व्यक्ति जीवित रह जाए, फतवा जारी हो जाता है। और ये यूनिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये प्रॉपर्टी हम हिंदुओं को भी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारे धर्म में भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो बहुत ही अनुशासन प्रिय, आराध्य, मर्यादा और जिसके अंदर एक ऐसी गरिमा हो जो आदर्श स्थापित करे, मतलब जिसका नाम सुनते बोले कि हाँ ये व्यक्ति बड़े योग्य आदर्श हैं और हमें इनकी बात माननी चाहिए। एक आवाज़ पे हमें उनके साथ दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की कमी है। पहले कोई थे आसाराम बापू जिनके ऊपर चार्जेस लगे, वो भगवान जाने क्या सही क्या गलत है, लेकिन एक व्यक्ति थे ऐसे जिनके एक बोली पे चीज़ें हो जाती थी। ऐसे ही थे एक राजीव दीक्षित जी, जिनके एक बोली पे चीज़ें हो जाती थी। ऐसे ही थे बाद में रामदेव बाबा, बट बाद में वो थोड़ा व्यापारिक किस्म के बन गए तो उन्होंने संन्यास ले ली इन चीज़ों से। एक और ऐसे आए थे केजरीवाल और अन्ना हजारे, उनका भी कहाँ गए वो कुछ पता नहीं कह सकते। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ अगर बोलो तो उनके अनुयायी कैसे वो तुरंत रिएक्शन देते हैं। अब हमारे पास हम जो देख पा रहे हैं अभी मार्केट समाज में जो चल पा रहा है, वो हमने ये देखा कि भारतीय जगत और भारतीय सिनेमा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हिंदू सनातनी को किस तरीके से इमोशनल फूल बना करके उससे पैसे निकाले जा सके, उसको ये दिखाया कि हम आपके भावनाओं की बड़ी कदर करते हैं और आपकी भावनाओं के ऊपर आधारित फिल्में बना करके, धारावाहिक बना करके कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, वो भी कोशिश करी। तानाजी बनाई, मणिकर्णिका बनाई, एक प्रयास था, बहुत अच्छा, सफल भी रहे काफ़ी हद तक, लेकिन अफसोस ज़्यादा भूल कर गए। एक व्यक्ति जिसे हम राक्षसी कहेंगे, मनोज मुंतशिर, वो अपने आप को बहुत बड़ा हिस्टोरियन और कवि, लेखक, शायर व शायरी मानता होगा, अच्छे अच्छे गाने लिख दिए, बट उस गाने के पीछे जो मंशा थी ना, वो देशभक्ति नहीं रही होगी, वो कला को दिखाना, अपने नाम को प्रमोट करना ही रही होगी। कला को दिखाना भी एक सही बात है और अपने नाम को प्रमोट एक सही बात है, लेकिन उसमें कोई समाज सेवा नहीं रही होगी। ये तो जो व्यक्ति इस अच्छे गाने को लिख सकता है, बट उसके पीछे मंशा क्या थी, वो तो अभी पता चल रहा है कि जब आप किसी ऐसे कैरेक्टर को छेड़ो जो करोड़ों लोगों के प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, प्रेरणादायी है, और इवन आप ही उस धर्म, पंथ, समाज, उसी सनातनी ग्रुप का एक हिस्सा हो, आप शुक्ला हो, आप सनातनी हो, आप हिंदू धर्म में जन्म लिए हो, और वो करोड़ों वर्षों से वो हम उनको पूज रहे हैं, उनके ऊपर गाथाएँ गाई जा रही हैं, रामलीला हो रहे हैं, रामचरित्र बन रहा है, निभाई जा रही है, माताएं, बहनें, दादियाँ, नानियाँ उनकी कथाएं सुनाती रहीं अपने बच्चों को, और आप ये कहते हैं कि हमने अपनी दादी से सुना कि इस भाषा में राम, सीता, लक्ष्मण की कहानियाँ। ये बहुत ही बेहुदा, मजाक, गंदा, घिनापन, भावनाओं के साथ खेल खेलने वाला। और अभी सुनने में आया कि उसके ऊपर NSA लगने वाला है, फिल्म बंद हो जाएगी, बहुत कुछ, में भी बहुत धाराएँ लगे, भगवान करे उसको अच्छी सबक मिले। लेकिन हम ये सोचते हैं कि, मतलब मुझे पर्सनली विश्वास नहीं होता कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि राम जी को लेकर के मैं ऐसी मूवी बना रहा हूँ और आप उसमें अपने सहयोग दो, तो मैं तो उसका कान काट लूँगा, उसको इतना मारूंगा कि उसका नाक सुझा दूँगा, उसका थोपड़ा बिगाड़ दूँगा, उसके आँखें नोच लूँगा मैं।
कि कोई हमारे प्रभु के बारे में ऐसा बोल कैसे सकता है यार, मतलब कैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पे सिर्फ मनोज मुंतशिर नहीं यार, यहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि इतने सारे लोग हैं जो इस तरह के पाप कर्म में भागीदार थे। कृति सेनन, प्रभास, ओम राउत, जितने भी डायरेक्टर, कलाकार, कैमरामैन, मीडिया कर्मी, सब लोग, उनको तो स्टोरी पता चल रही है ना, वो क्या बना रहे हैं, रावण का भूत बना रहे हैं, बकरा बना रहे हैं उनको, रावण को क्या ही कर रहे हैं यार। देखो पर्सनली जो मुझे ऐसा लगता है ना, पर्सनली देश की जो हालात है, देश के हालात पहले भी ठीक नहीं थे, देश के हालात अब थोड़े और ज़्यादा बदतर हैं। बदतर कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। भ्रमित किया जा रहा है आपको इस चीज़ में कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलने दिया जा रहा है कि क्राइम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। आपको ऐसा इंजेक्शन दिया जा रहा है विरोध ना कर पाने का कि आप अपने काम से काम रखो बस, और ना पॉलिटिशियन को छेड़ो ना ही सिस्टम को छेड़ो, आप बस अपने काम से काम रखो। ये आपका काम नहीं है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना और सवाल जवाब करना। और पत्रकारिता क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि जितना जो चाट सके उतना उसको पैसा। तो न्यूट्रल पत्रकारिता तो अभी नहीं हो पा रही है, जो सच बात है। एक खौफजदा पत्रकारिता चल रही है मार्केट में, जहाँ पे आपको एक पक्ष या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे कि गवर्नमेंट के सिस्टम को ठेस ना पहुँचे। अब इतना बड़ा हादसा हुआ, 300 लोग ज़्यादा मरे, कोई शर्म ही नहीं है, कोई बेशर्म वही नहीं है। तो ये जो लोकतंत्र का जो ढांचा है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये एक विकराल, अपंग, बेसहारा या पैरालिसिस मारा गया है इसको। ये सिस्टम में दम नहीं है, इसको चेंज की ज़रूरत है, इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, इसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, इसमें कुछ तानाशाही रवैये की ज़रूरत है। पंचायती व्यवस्था, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था थी कि हर एक क्षेत्र में अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र के लोग वहाँ बेटर जानते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फ्री योजना ना हो, हर किसी को एक ऐसा हो सिस्टम कि आप मेहनत से सबको कमाना सिखाएंगे, स्किल्ड फोर्स करेंगे, लोगों को योग्यता देंगे, शिक्षा देंगे। बहुत हौच पौच चल रहा है यार। लोगों से मैं एक उम्मीद रखूँगा कि प्लीज़ अपनी गरिमा समझें, धर्म, संस्कृति, देश का नाश ना करें सिर्फ इसीलिए कि आपको 4 पैसे कमाने को मिल जाए। बेशक आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में आपकी आत्मा आपको माफ़ नहीं करेगी कि आपने क्या कर दिया। पैसे कमाने के लिए शायद आज लोगों ने आदिपुरुष मूवी में सहयोग किया होगा, चाहे वो कैमरामैन वाला हो, एडिटर हो, कोई भी हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसको ये शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप जो है इन्हीं कहानियों को सुन कर के बड़े हुए हैं, आए हैं, और आज तुम इस हालात में हो कि आज तुम एक अंश रूप में हो, अपने एंसेस्टर्स के अंश रूप में हो, तुम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। और साधु संत जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या ऐसे लोगों के टच में होंगे, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शहरों में गुरु की। गुरु अभाव है शहर, गुरु विहीन है शहर, मार्गदर्शक की कमी है यहाँ पे, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाने की कमी है यहाँ पे। बस एक हवा के झोंके की तरह से सब बह रहे हैं और एक गलत हवा चलाई जा रही है कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, मिनिस्टर्स अच्छे हैं, नेताएं अच्छे हैं, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, पीएम अच्छा है। जो अच्छा है उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा अपनी बात रख पाने का। चाटुकारिता कहीं ना कहीं बहुत हद तक बढ़ी हुई है, और करप्शन, भ्रष्टाचार, वो भी काफ़ी हद तक देखा जाता है उन रोडों को बार बार बनाने में जो रोड ऑलरेडी सही है नोएडा में, पर्सनली जो मैं आपको बता रहा हूँ। और पता नहीं क्यों जो गड्ढे वाले रोड है उनको अब करते नहीं। मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को एक करके राज किया, ऐसे मुझे लगता है कि एक कंपनी के मात्र बनाने से ही देश को पुनर्व्यवस्थित करके अच्छे से चलाया जा सकता है, और आम जनता ही अपने खर्चे से इतना अच्छा देश चला सकती है कि उसमें ना करोड़ों रुपए लगने, पता चलेगा जो रोड बनाने में हज़ारों करोड़ का टेंडर था वो 3-4 करोड़ में बन गया। तो सोचिए कितना पैसा जो है पानी में बर्बाद होता है। एक इनिशिएटिव लूँगा मैं सभी से कि प्लीज़ मत बटिए आप लोग, और जितने भी जाति समूह हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भारत का भविष्य अच्छा करना है ना, तो सबसे पहले तो वो जो योजनाएं हैं, जो निःशुल्क योजनाएं हैं, उससे अपने आप को नाता तोड़िए। वो एक बैर करवाता है आपसों में कि आप एससी से, आप एसटी से, आप जनरल से, आप ओबीसी से हैं। आप अपनी योग्यता और अपने कार्यक्षेत्र के हिसाब से अपनी पहचान करवाएं। जब कार्यक्षेत्र बदल गए हैं, जॉब बेसिस बदल गए हैं, समय बदल गया, तो ये एससी, एसटी, ओबीसी सिर्फ इसीलिए होना चाहिए कि आपके अंश डीएनए का पता चल सके, ना कि आपको उसको रोज़गार में लाभ वगैरह मिले। मौका सबको मिल रहा है, हर किसी की अपनी बुद्धि, तो उसको उस हिसाब से काम भी करना चाहिए। ये सरकारी योजनाओं का लाभ हमें छोड़ना चाहिए कायदे से, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है।
खैर अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत लंबी बन गई वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।